तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और मैं लेके आ गया हूँ प्राचीन काल की अगली क्लास। अभी तक हम पीछे शायद चार क्लास हो गई है, ये पांचवी क्लास है। और इस क्लास में हम देखेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ और सिंधु घाटी सभ्यता की हम शुरुआत यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। तो पिछली जो क्लासेस में हमने देखा, एक तो एवोल्यूशन ऑफ मैन देखा, फिर स्टोन एज पाषाण युग वगैरह देखा। और फिर आपने देखा होगा कि जो कैसे एवोल्यूशन ऑफ मैन से हिस्ट्री आगे कनेक्ट होती है। अब पाषाण युग की जो स्टोन एज की जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से लिंक है। और सिर्फ स्टोन एज ही नहीं, जब एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसके बाद स्टोन एज, और आगे हम जब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ भी पढ़ने वाले हैं, जिनको हम इसको चैल्कोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। तो इससे फिर आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब आगे की जो सारी स्टोरी होगी ना, वो एक दूसरे से लिंक है। तो हम उसी तरीके से आगे उन्हें पढ़ेंगे। तो पीछे है नवपाषाण काल में मैंने क्या बताया था आपको। नवपाषाण काल में आपको बताया था मैंने कि कृषि की शुरुआत हुई, पत्थर के औजारों का आविष्कार हुआ, मानव ने किया। और इसी समय मानव ने क्या किया, जो सबसे पहले धातुओं को भी खोजा। ठीक है। धातुओं को खोजा, और जो पहली धातु क्या थी वो थी तांबा। ठीक है। तो फिर हमने आपके नवपाषाण काल की जो बहुत सारी साइट्स इंडिया में बताई, फिर कश्मीर में बहुत सारी साइट देखी, यूपी में देखी, जो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो देखे। यानी कि जो नवपाषाण काल में मनुष्य क्या कर रहा है, नवपाषाण काल में मनुष्य बहुत सारी जगह रह रहा है। ठीक है, निवास कर रहा है। नवपाषाण काल में बहुत सारी जगह वो रह रहा है। एक मिनट, हाँ। तो मैं कह रहा था कि नवपाषाण महत्वपूर्ण स्थल हमने देखे। उस टाइम पे जो मनुष्य है कई इन महत्वपूर्ण जगहों पे रह रहा है। जैसे ब्रुजहोम हो गया, गुप्त कराल हो गया। ठीक है। ब्रुजहोम, गुप्त कराल, ये सब चीज़ें हमने साइट्स देखी, इन जगह वो रह रहा है। ठीक है। अब मेहरगढ़, चौपानी, मांडो, इन सब संबंधी जो प्रमुख स्थल थे अपने सभी देखे, उन सबका वर्णन मैंने किया। ठीक है। तो इस नवपाषाण काल में भारत के कई हिस्सों में रह रहा है मनुष्य। और क्या कर रहा है, वो तांबे का प्रयोग कर रहा है उन जगहों पे। ठीक है। तांबे का प्रयोग उसने चालू कर दिया है। तो एक नवपाषाण काल में पहली बार धातु की खोज कर रहा है, यानी कि तांबे की। और नवपाषाण काल में भी उसने जो क्या सभी जगह पे मनुष्य तांबा खोज लिया, नहीं। तो ऐसा नहीं कि उसने सभी जगह पे तांबा नहीं खोजा था। ठीक है। कुछ जगहों पर तांबा उसने खोजा और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया कुछ जगह पे। ठीक है। तो और मैंने बताया था कि वो कौन सी जगह है, गणेश्वर। तो गणेश्वर में ही ऐसा होना, तांबा का खोज या तांबा का उपयोग वहाँ के उस टाइम के लोगों द्वारा करना, ये एक इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि जो गणेश्वर में जो तांबे की वस्तुएं मिली हैं, गणेश्वर में तांबा जो मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि गणेश्वर है आपका राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में जो ये गणेश्वर है, तो गणेश्वर किस में है, यह है सीकर जिले में, राजस्थान के। और सीकर जिले के पास ही क्या है, एक झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिला है, जिला नहीं जिला है। ठीक है। तो इस जिले में क्या है कि तांबे की खानें पाई जाती है। तांबे की खानें पाई जाती है। ठीक है। तो ये इसलिए वहां पे तांबे की चीजें, वस्तुएं उपयोग हो रही है, क्योंकि वहाँ बगल में ही तांबे की खदानें पाई जाती है। तो इस कारण ही गणेश्वर में जो है आपके वो तांबा आपको देखने को मिलता है। इस ये सब चीजें मैंने अभी डिस्कस की थी। ठीक है। तो यानी नवपाषाण कालीन स्थलों में से कुछ जगहों पे मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ क्या किया, पत्थर के साथ साथ तांबा, पत्थर के साथ साथ उसने तांबा, थोड़ा साफ लिखा नहीं है, जरा टाइप से। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, एक मिनट, चलो भाई, हाँ, पत्थर प्लस तांबा। तो पत्थर प्लस तांबे का ही प्रयोग कर दिया। ठीक है। जैसे कि गणेश्वर। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे फिर मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। तो जो गणेश्वर में तांबा प्लस पत्थर का उपयोग कर रहा है। ठीक है। तो गणेश्वर के बगल में एक बनास नदी है। ठीक है। और बनास नदी जो है ये अरावली पर्वत से निकलती है आपके। ठीक है।
तो जो बनास नदी है ये बनास घाटी में प्रवाहमान है, ठीक है। तो ये बनास घाटी कहाँ है? ये है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ये बनास घाटी है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। और इसी जगह पे कई सारी छोटी छोटी बस्तियां भी मिलती है, ठीक है। तो ये लोग करते क्या थे? ये लोग करते क्या थे? तांबे के साथ साथ क्या करते थे? पत्थर का भी उपयोग करते हैं। तांबे के साथ साथ तांबे के पत्थर का उपयोग, इनके संबंधित औजारों का प्रयोग कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें कहा गया ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग, क्योंकि जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं वो तांबे प्लस पत्थर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पत्थर के साथ साथ तांबा उपयोग कर रहा है, इन्हीं को क्या कहा गया? ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लिए। और इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं हम? ताम्रपाषाणिक संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बोलते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं इसे। तो मनुष्य क्या कर रहा है? नवपाषाण युग के अंत में आते आते पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी उपयोग कर रहा है। पत्थर प्लस धातु का उपयोग कर रहा है भाई साहब। वो कब कर रहा है? नवपाषाण काल के अंत में आते आते, ठीक है। और आपने नवपाषाण काल की एक साइड देखी, गणेश्वर। गणेश्वर में आपको तांबे के साथ तांबा तांबा मिलता है, ठीक है। तो इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उसी के बगल में तांबे की खाने हैं झुंझुनू वाले जिले में। तो राजस्थान में हमने देखा कि बनास नदी की घाटी में छोटे छोटे कई सारे बस्तियां पाई गई, और इन्हीं बस्ती के लोग क्या करते थे? पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। और अब मैं आपको बताऊं, अगर इन्हें एक बार मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा रुकिए आप, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दिखा देता हूँ। तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये है, ये मान लो इंडिया का मैप है, थोड़ा सा एक साइड दिख रहा है इसका, पश्चिमी भारत का। ये आपका राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो ये दक्षिण पूर्वी वाला एरिया है राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी वाला एरिया है राजस्थान का, तो यहाँ पे बनास नदी बहती है, ठीक है। बनास नदी बहती है, और यही बनास घाटी है, ठीक है। यहीं इसके बगल में जो पश्चिम मध्य प्रदेश है ये, तो यहाँ मालवा के क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ मालवा के क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती थी, ठीक है। और नर्मदा नदी में भी कुछ लोग थे जो क्या कर रहे थे? पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग कर रहे थे, तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक इसी के बगल में आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र का जो पश्चिम वाला एरिया है, इधर ही अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती है, ठीक है। तो यही जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, पश्चिमी महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ भी कुछ लोग क्या कर रहे थे कि पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग कर रहे थे, तांबा के औजारों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये लोग जो बेसिकली थे ना, ये लोग, तो ये लोग बेसिकली कौन थे? ये थे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग थे भाई, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा पेन, हाँ, के लोग थे। और इन्होंने एक नई संस्कृति को जन्म दिया, यानी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति को जन्म दे रही है यहाँ, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी आपने पढ़ा है एक मिनट। ठीक है, अभी आपने क्या 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 पढ़ा है? पाषाण युग पढ़ा आपने, ठीक है। जब पाषाण युग पढ़ा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाषाण युग के आगमन, जो पाषाण युग के अंत में नवपाषाण के टाइम पे धातु की खोज हो रही है, धातु की खोज हो रही है। क्या हो रही है? धातु की खोज हो रही है, ठीक है। अब कॉपर, तांबा, ये सब आपने ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग यानी कि तांबा और पत्थर, ये हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे ताम्रपाषाण युग यानी कि तांबा और पत्थर। अब आगे क्या आ जाएगा? ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर प्लस स्टोन, तांबा प्लस स्टोन आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या है कि इसी तांबे में क्या होगा कि कोई टिन वगैरह मिला देगा, टिन मिला देगा, ठीक है। और फिर कहलाएगा कांसा, और फिर क्या हो जाएगा? ये कांस्य युग आगे आएगा फिर, ठीक है। और आगे फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखेंगे। तो आखिर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये विकास का जो क्रम है, ये जो डेवलपमेंट है, वो हो कैसा रहा है? चीज़ों को आप ज़रा समझिए। तो आपको गौर करने वाली बात है कि हमने बनास घाटी देखी, ठीक है, बनास घाटी देखी,
ठीक है। बनास घाटी देखिए हमने यहाँ पे, ठीक है। बनास घाटी देखने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग मालवा प्रदेश में भी हैं, कुछ लोग पश्चिम महाराष्ट्र में भी क्या कर रहे हैं, पत्थरों के साथ साथ तांबे का जो औजार है उनका प्रयोग कर रहे हैं। इनको हमने कहा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग कहा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा, ठीक है। तो ये लोग जो क्या है, पहाड़ी और अरा पहाड़ी अरावली जो विंध्य वाला क्षेत्र है और जो नदियाँ जो घाटियाँ वाला है इनके आसपास रहते थे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं क्या ये कह रहा था कि जो ये लोग हैं उस टाइम के कहाँ रह रहे हैं, बनास नदी घाटी में, इन नदियों में रह रहे हैं, अरावली पर्वत के आसपास रह रहे हैं, नदी घाटियों में रह रहे हैं, इन पहाड़ियों के बीच वगैरह में रह रहे हैं। तो जब इस कंडीशन में वो रह रहे हैं तो इनसे क्या होगी, जो इनकी अर्थव्यवस्था होगी ना, इनकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या होगी, वो सिर्फ जीवन निर्वाह वाली होगी, ठीक है, जीवन निर्वाह वाली होगी, ठीक है। अब ये सिर्फ जीवन निर्वाह तक ही सीमित है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अन्न नहीं उगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको गौर करना है जब ऐसा कुछ हो रहा है तो बेसिकली ये जो लोग थे ये क्या थे, बेसिकली ग्रामीण संस्कृति। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो बेसिकली क्या थे, ग्रामीण संस्कृति थी और एक ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। ये नगरीय संस्कृति में कन्वर्ट हो पाए, कोई सभ्यता नहीं बना पाए, तो ये लोग ग्रामीण ही रहे, मतलब ये कोई नगरीय सभ्यता में परिवर्तित नहीं हो पाए, अपने ग्रामीण स्तर तक ही सीमित रह पाए। और अब ये जब इस स्तर पे रहे शहरी, ये क्यों नहीं बन पाए भाई, शहरी जो इनकी जो संस्कृति थी उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो पाए, तो इसे हम थोड़ा अभी आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे मैं आपको एक जनरलिस्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आदमी, ठीक है, आदमी पहले क्या था, ये आदमी आदमी नहीं था, क्या था, एक एप था, ठीक है। तो एक कपी था, ये क्या कर रहा था, पेड़ पौधों पे घूम रहा था भाई, इधर उधर यहाँ से लेके वहां तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, ठीक है। यानी ये खाना बदोश था, नोमैडिक था, क्या था ये, खाना खाना बदोश था, नोमैडिक था, ठीक है। मतलब ये आखेट और आखेटक पर ही इसका जीवन वगैरह चलता था, ठीक है। कि ये खाद्य संग्राहक था, बेसिकली एक क्या था, खाद्य संग्राहक था ये, ठीक है। फूड कलेक्टर था। इसी तरह की चर्चा मैंने की। अब फिर आदमी ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो किस तरीके से, ये पशुपालन करना उसने शुरू किया, ठीक है। और जब पशुपालन वगैरह शुरू किया फिर धीरे धीरे क्या होगा कि थोड़ा बहुत कृषि जो हमने उस टाइम पे देखी, ठीक है। अब प्रॉपर ये कृषि नहीं है, सिर्फ एक हेल्प के लिए। हेल्प के लिए क्यों है, क्योंकि ये पशुपालन के साथ साथ हेल्प करती थी इन लोगों के साथ, जैसे शिकार वगैरह में, दूध उत्पाद, इस सब चीज़ों के लिए मनुष्यों की हेल्प करती थी। तो इस स्तर तक ही जो कृषि थी, इस टाइम पे कृषि वगैरह होती थी, ठीक है। तो आदमी ने पशुपालन स्टार्ट किया, पशुपालन के बाद कृषि वगैरह जो आया, तो जो कृषि जो प्रॉपर होगा आपका वो नवपाषाण में हम देखेंगे। नवपाषाण में भारी मात्रा में उत्पादकता यानी कृषि वगैरह आदमी शुरू कर देता है, ठीक है। अब जब कृषि स्टार्ट करता है तो शुरू में खेती इतना नहीं होता था कि वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाए, यानी कि जो खेती वगैरह कर रहा है नवपाषाण में, तो उसे अगर 1 किलो की भूख है तो 1 किलो ही उगा रहा है, यानी सरप्लस नहीं है। सरप्लस मतलब समझते हो ना, सरप्लस मतलब कि अधिशेष नहीं है, कुछ बच नहीं रहा है उसके पास, ठीक है। और जब सरप्लस नहीं है, सरप्लस नहीं है, ठीक है, तो उसका एक जीवन निर्वाह कृषि, मतलब उसका एक जीवन जो है कि निर्वाह हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उस टाइम जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ मतलब कैसी ही उगाता है और खाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सरप्लस पास नहीं था। अब इस कृषि के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, कैसी कि आदमी अभी तक तो पहाड़ी नदी घाटियों के पास पे आसपास में है, अगर वो कहीं दोआब वाले क्षेत्र में आ जाए, दोआब समझते हैं ना, जहाँ की 2-3 नदियाँ आकर मिलती हैं, तो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो इन जगह क्षेत्र में पहुंच जाए, जो क्षेत्र उपजाऊ है, दोआब वाला क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में पहुंच जाए, ठीक है, तो उसके पास या फिर कोई ऐसी तकनीक वगैरह आ जाए, कोई तकनीक आ जाए ऐसा, जिससे कि क्या हो जाए, उत्पादकता बढ़ जाए, उत्पादकता बढ़ जाए। तो जब उत्पादकता, मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उत्पादकता बढ़ गई, ऐसी परिस्थिति की वजह से मान लीजिए ये सब हो रहा है, तो कृषि में अब क्या होगा फिर,
मान लो कृषि में सरप्लस हो रहा है, सरप्लस हो गया यानी कि अधिशेष हो रहा है, यानी कि जितना उसे चाहिए उससे ज़्यादा उगा रहा है, निर्वात से कहीं ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। अब उपजाऊ जगह यानी दोआब आदि में पहुंच गया, उसने खेती करना वहाँ चालू कर दिया, ठीक है। उत्पादकता उसकी बढ़ गई, ठीक है, अन्न ज़्यादा उत्पन्न हो गया, यानी कि प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई किन्हीं कारणों से। अब किन्हीं कारणों से क्या कि जैसे अभी मैं आगे आगे जोड़ता हूँ ऐसी चीज़ों को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कृषि अधिशेष हो गया, उत्पादकता बढ़ गई, किन्हीं कारणों से ये उत्पादन अब ज़्यादा कर पा रहा है। आगे चलकर फिर धातु का उपयोग करेगा, खोज करेगा, लोह धातुओं की जो उपकरणों का उपयोग करेगा, उससे कटाई वगैरह, ज़्यादा जंगलों को काटेगा, ज़्यादा क्षेत्र उसे मिलेगा उत्पादन के लिए, गहरी जुताई वगैरह कर पाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या होगा, अब सरप्लस बढ़ गया उसका, ज़रूरत से ज़्यादा उसे मिल रहा है, यानी उसे खाने की 5 किलो की ज़रूरत थी तो उसके पास 10 किलो आ गया, 15 किलो आ गया है, ठीक है, उत्पादकता बढ़ गई है। तो अब इससे क्या होगा, तो उसके बाद जो अब अतिरिक्त अनाज वगैरह रहेगा, अनाज गेहूँ वगैरह जो होगा, चावल वगैरह, उसके पास वो क्या करेगा, वो ले जाएगा किसी लोहार के पास, ठीक है। लोहार के पास जाएगा तो उसे क्या कहेगा कि भाई ये तुम गेहूँ चावल तुम ले लो अतिरिक्त वाला, और इसके बदले मुझे कुछ लोहे की चीज़ें दे दो, कुल्हाड़ी दे दो, फावड़ा दे दो, ये सब चीज़ें तुम मुझे दे दो, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पास एक्सचेंज कर रहे हैं, जो इसको चाहिए उसके पास है, जो इसको चाहिए उसके पास है, ठीक है। यानी इसका विनिमय कर देंगे आपस में एक दूसरे का, ठीक है। और यही विनिमय करने का जो तरीका था, इसी को हम उस टाइम पे कहते थे या कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम है, यानी जो वस्तु है, वस्तु आपकी जो है वो विनिमय प्रणाली, ठीक है, विनिमय प्रणाली इस पर आधारित थी, यानी कि ये विनिमय प्रणाली पे आधारित थी, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की सेवाएं वो एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के बदले, ठीक है, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलकर होगा क्या, आगे चलकर होगा क्या, अब आगे चलकर ये होगा कि मान लो कि लोहार वगैरह या जो ये मतलब इस जो ये खाना लेके, जो चावल लेके जा रहा है, जो अन्न लेके जा रहा है, ये बोलेगा कि भाई अब मुझे फावड़े और कुल्हाड़ी की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन, अब ये चीज़ तो ऐसी नहीं है ना कि तुम्हें बार बार लेके, कि तुमने एक बार ले लिया तो लंबे टाइम तक जाएगी। तो ये बोलेगा कि भाई अब मुझे बार बार इसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही दिन पहले लिया है, तुमसे आवश्यकता तो है नहीं। तो अब एक तुम्हें इन क्या करूँ, तो मैं गेहूँ तुम्हें इसके बदले क्यों दूँ भाई, जब उसे ज़रूरत हो गया, क्योंकि गेहूं की ज़रूरत उसे पड़ेगी, इस वाले को नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। तो उसे बोलेगा कि भाई अभी मैंने खरीद लिया है तो मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं अब तुमसे जो है ये जो अन्न है तो मैं क्यों दूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विनिमय उस टाइम पे तभी तक संभव था, विनिमय तभी तक संभव था जब क्या है कि दोनों की ज़रूरतें हों, ए की भी और बी की भी। अब ए की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और बी की नहीं, तो ये विनिमय प्रणाली भी, इसमें भी जो वो होगा क्या, चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो विनिमय की मात्रा अब एक को चाहिए दूसरे को नहीं, तो अब विनिमय की मात्रा कैसे हो, उसका मूल्य निर्धारण कैसे होगा, ये सब समस्या आने लगी। तो मान लीजिए कि किसी किसी अच्छे विनिमय किसान को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उसे 10 से 20 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। तो अब क्या वो सर्वे अनाज उठा के लेके जाएगा 20 किलोमीटर, नहीं ना, और वहां से विनिमय करके वापस आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इसे मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट, एक मिनट प्रॉपर मिटा देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्या हुआ कि आगे जब धीरे धीरे इस विनिमय प्रणाली में, इस विनिमय प्रणाली में क्या होगी, समस्या आनी शुरू होगी, ठीक है। जब समस्या आएगी, प्रॉब्लम वगैरह आएगी, ठीक है, तो हम आगे क्या देखते हैं कि उसे एक आवश्यकता महसूस होती है कि भाई विनिमय जो ये आपस में जो लेन देन है विनिमय, ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए जो इस समस्याएं क्रिएट ना करे। तो क्या करें कि विनिमय का कुछ माध्यम होना चाहिए, तब आगे जाके इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि माध्यम यानी कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तब इस विनिमय के माध्यम के रूप में आविष्कार होगा किसका, मुद्रा का, यानी करेंसी का, ठीक है। अब
आगे हम जब देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में भी पूरा जब करेंगे, तो शुरू में जो करेंसी होती थी क्या होती थी, तो शुरू में जो करेंसी होती थी तो वो ऐसी होती थी कि जो सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर सकें, यानी कि जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ करेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आदमी जो आदमी युग में पेपर करेंसी लेके जाते हैं, अगर आदमी युग में जो भी पेपर करेंसी है उससे लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं कि पेपर बदलने के जो कोई नहीं बदलता, क्यों? अब सिंपल सी बात है ना कि कोई बहुमूल्य चीज़, अब ये उस टाइम पे अगर मान लो कि करेंसी हम पेपर, एक जो आज के टाइम पे पेपर का टुकड़ा है उसे लेके जाते कि भाई इसके बदले कुछ दे दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि किसी को भी करेंसी बना दो। तो करेंसी सिर्फ उसी को ही बनेगी जो एक्सेप्टेबल हो चीज़ों समाज में या उस वहाँ के लोगों के बीच। तो वो क्या करेंगे कि जो बहुमूल्य चीज़ें होंगी, बहुमूल्य चीज़ें हो गई, सोना चांदी या इन सब की जो चीज़ें होंगी, फिर आगे चलकर टोकन मनी ये सब भी उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। इन सब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जिसका जो फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में काफ़ी जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी आगे मैं कनेक्ट करूँगा चीज़ों को कि ये कहाँ आगे जुड़ेगी, ठीक है। हम्म, तो कहने का मतलब बेसिकली इतना समझो अभी कि जब विनिमय प्रणाली में समस्या आएंगी तो एक माध्यम की आवश्यकता होगी उन्हें। माध्यम के रूप में वो क्या करेंगे, मुद्रा सामने आएगी। अब मुद्रा आ गई है, तो मुद्रा जब सामने आ गई है तो उसमें क्या करेंगे कि भाई अब ये मुद्रा तू ले और मुद्रा के बदले मुझे गेहूं दे दे या कुछ और सामान दे दे। अब मुद्रा को आप लंबे समय तक सेव भी कर सकते हो, गेहूं चावल को आप स्टोर तो नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक ना, खराब ही हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है जब विनिमय के माध्यम के हिसाब से क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हो गया, ठीक है। और जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो फिर आगे क्या होगा, जो मुद्रा का आविष्कार होगा तो फिर आगे क्या होगा, आगे व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा बताओ। ऑब्वियसली बात है कि जब मुद्रा में आसानी होगी, माध्यम में सरलता आएगी तब व्यापार बढ़ेगा। अब शुरू में तो क्या होगा कि आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, ठीक है। आंतरिक व्यापार तक ही समृद्धि आएगा, लोग एक दूसरे से व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी बनेंगी कि लोग आपस में पता लग जाए, गाँव दूर एक दूसरे गाँव से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पता लगेंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, इसका एक्सपोर्ट वगैरह भी चालू हो जाएगा यहाँ से वहाँ, इस जगह से दूसरी जगह, दूसरे गांव, दूसरे नगरों में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी चीज़ बना ली। अब जब भारत में जोड़ लो इसे, जब भारत तक मतलब ये चीज़ फैल गई है इस क्षेत्र से लेके, फिर ये चीज़ विदेशों तक अभी पता लगेगा ना। और तो फिर क्या होगा, जो व्यापार, जब आंतरिक व्यापार बढ़ा एक जगह का, फिर वो धीरे धीरे बाहरी व्यापार बढ़ा, ठीक है। बाहरी वृद्धि हुई, भारत तक पहुंचा, फिर भारत के बाद व्यापार विदेशों तक करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। यानी पहले तो आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी, धीरे धीरे जो बाहरी व्यापार होगा उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी। अब फिर क्या होगा, जब मान लो अब इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है, तो वृद्धि होगी तो जो लोग पहले पेड़ों पर घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक पेड़ से दूसरे पेड़, आदमी कैसा था, तब वो आदमी अब क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ये वही आदमी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। तो ये सब हो कैसा रहा है, यानी कि जो आदमी पहले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे था, वो अब आज के टाइम पे बाहरी या आंतरिक व्यापार में वृद्धि कर रहा है, बाहरी व्यापार में वृद्धि कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ आखिर, किस कारण हुआ? तो ये सब हुआ एक चीज से, किससे, कृषि अधिशेष, ठीक है। कृषि अधिशेष यानी कि कृषि अधिशेष होता है एग्रीकल्चर जो सरप्लस था, उसके बाद दिन में स्टार्ट होता है, बार्टर सिस्टम आता है, बार्टर सिस्टम में कुछ समस्याएं आती है, उसके बाद मुद्रा का जन्म होता है, मुद्रा का आविष्कार होता है, व्यापार बढ़ता है, आंतरिक व्यापार बढ़ेगा, और फिर जो भाई व्यापार है वो बढ़ेगा, सबने हमने देखा। और एक नई सिविलाइजेशन या सभ्यता का जन्म होता है, उसका उदय होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक।
तो एक ये जनरल फिनोमेना है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कहाँ करते हैं हम इतिहास पे करके देखते हैं अप्लाई, ठीक है। इसे मैं साफ करता हूँ एक बार। तो साफ हो गया। मैंने कहा कि इसे एक जनरल फिनोमेना था, इसे हम एक स्टोरी रूप में या कनेक्ट करके अब देखते हैं असल में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि ये देखो आप, ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि देखिए, तो पाषाण युग में जो आदमी था वो क्या था, आखेटक संग्राहक था, ठीक है, इसकी अवस्था में था। फिर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में क्या है, पशुपालन वगैरह आया, ठीक है, इसे देखा। इसके बाद नव पाषाण में हमने कृषि को देखा, कृषि आया। और नव पाषाण अभी मैं जो चर्चा कर रहा था, इसी नव पाषाण काल में क्या होगा, जो धातुओं की भी खोज होगी। धातुओं की जब खोज हुई मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य ने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का जन्म किया, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अच्छे से। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति से लोग क्या पहले क्या हुआ कि जो ये लोग कहाँ रह रहे थे पहले, नदी पहाड़ी इन घाटियों में वगैरह रह रहे थे। अब किसी कारण ये क्या होगा कि ये नदी वगैरह या सॉरी दोआब वगैरह के क्षेत्र में आ गए, या इनके पास कुछ ऐसी तकनीक लग गई जिनसे ये ज़्यादा उपजाऊ कर सकें भूमि को, या ज़्यादा उत्पादन कर सकें। जैसे कि लोहा औजारों से जंगलों का कटान भारी मात्रा में कर पाएंगे, वो गहरी खुदाई कर पाएंगे। उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि जो पाषाणिक संस्कृति के लोग थे, तो दोआब में जब पहुंच गए, टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई, एडवांस भी हो गए, लोहों के धातुओं के हथियारों से औजारों से उन्नत हो जाएंगे, तांबे में टिन मिलाएंगे, ये सब करेंगे, कांसा वगैरह बनाएंगे। तो इन्हीं ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग क्या करेंगे, दोआ में पहुंच के अच्छी मात्रा में उत्पादन करेंगे। अब जब उत्पादन उपजाऊ उत्पादकता बढ़ेगी तो कृषि अधिशेष होगा। अब जब कृषि अधिशेष होने लगेगा तो शुरू में बार्टर सिस्टम होगा, ठीक है, विनिमय का दर, विनिमय का माध्यम, धीरे धीरे इसमें समस्या वगैरह आने लगेगी। फिर मुद्रा का आविष्कार होगा, जैसे जैसे मुद्रा का आविष्कार होगा उसमें और सहूलियत होगी। पहले व्यापार में वृद्धि होगी, पहले आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी, उसके बाद बाह्य व्यापार में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाएगा, एक देश से लेकर विदेशों तक वो व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे जो वो लोग थे, जो वो आदमी था जो पेड़ों पे रह रहा था, वो आगे आके जो आर्किटेक्ट संग्राहक की भूमिका निभा रहा था, वो क्या हो जाएगा, अब सभ्य या सिविलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो जब वो सिविलाइज्ड हो गया, सभ्य हो गया, तो धीरे धीरे यानी कि एक सभ्यता का वो नींव रखेगा, ठीक है। सभ्यता आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, सिंधु घाटी पूरी सभ्यता बन गई। किनसे, उन जो झिंगालाला हो कर रहे थे लोग, पेड़ों पे घूम रहे थे, उनसे। तो कहाँ तक पहुंच गई है, आईबीसी तक पहुंच गई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक, सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है ये पहुंच गए हैं, ठीक है। ये मान लो कि जब ये सभ्य हो गए, ठीक है, तो मैंने कहा कि जो मेन फैक्टर था यहाँ पे वो कृषि अधिशेष है। अब मान लो आगे जाके क्या होगा, ये कृषि अधिशेष किन्हीं कारणों से ये खत्म हो जाए, तो ये फिनोमेना जो है पूरा उल्टा हो जाएगा। अब ये सब कृषि अधिशेष पे है, जो सभ्य हैं, जब ये अधिशेष इनके पास उत्पादन अधिशेष में नहीं रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, भाई व्यापार में कमी आएगी, उसके बाद आंतरिक व्यापार में कमी आएगी, फिर व्यापार में कमी आएगी, धीरे धीरे मुद्रा इसमें कमी आएगी, फिर विनिमय का माध्यम इसमें वापस आएंगे, वो बार्टर सिस्टम में, कृषि अधिशेष में। तो यानी कि जो ग्रामीण सभ्यता थी वो यानी कि विलुप्ति की कगार, जो नगरीय सभ्यता बन गई थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो विलुप्ति की कगार में आ जाएगी। और विलुप्ति का कगार पे आने के जो कारण था, या विलुप्त होने के कारण था, जो कारण है वो कई लोग अलग अलग कारणों को मानते हैं। लेकिन जो एक मॉडर्न रिसर्च कहती है, वो कहती है कि ये विलुप्त नहीं हुई थी, यहाँ की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसका जो परिवर्तन था, जो चेंजेस हुआ, वो ग्रामीण सभ्यता में हुआ, ये मॉडर्न रिसर्च कहती है। उसमें एक तब्दील हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया फिनोमिना को, कि कैसे हमने आईबीसी तक ये ताम्रपाषाण से संस्कृति को और इंडस वैली तक कैसे कनेक्ट किया। अब इसी को हम आगे देखते हैं, एक दूसरा कनेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको एक इतिहास की समझ आपको डेवलप हो जाएगी आपके दिमाग पे, ठीक है। तो ये वो है कि ये मानो, ठीक है, एक जनरल फिनोमिना मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आगे आगे हम वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है, वैदिक। तो उसमें जो ऋग्वैदिक आर्यन थे, ठीक है, तो कहते हैं ऐसा है कि ये ऋग्वैदिक जो आर्यन थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में
रहते थे, ठीक है, सप्तसेन लोग क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। तो ये जो ऋग्वैदिक आर्यन थे छोटे छोटे जन में विभाजित थे, ठीक है। कबीलाई अर्थव्यवस्था थी इनकी, ठीक है। पशुपालन इनके लिए आवश्यक था, पशुपालन कबीलाई अर्थव्यवस्था था, ठीक है। फिर क्या है कि ये गंगा यमुना दोआब में आएंगे, गंगा यमुना दोआब में आएंगे। फिर 1000 BC के आसपास अंतरजली खेड़ा में लोहे का आविष्कार होगा, लोहे का, ठीक है, लोहे का आविष्कार होगा। उससे ज़्यादा उससे क्या हो पाएगा, जब लोहे के हथियार बनेंगे वो तो एक तो जंगलों की सफाई आसानी से हो पाएगी दूर दूर तक भारी मात्रा में। इसके अलावा जो लोहे के हथियार हल वगैरह इनसे ये गहरी जुताई कर पाएंगे, ठीक है। इन दो फैक्टर से होगा क्या, उत्पादकता बढ़ेगी। समझिए आप स्टोरी को, उत्पादकता बढ़ी तो फिर एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर अधिशेष आएगा, सरप्लस होगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी, कृषि महत्वपूर्ण हो गई। शुरू में जहाँ पशुपालन महत्वपूर्ण है ऋग्वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जो एग्रीकल्चर जो सरप्लस होगा, ठीक है, वो पोस्ट वैदिक में आते आते क्या होगा, वो मतलब जो एग्रीकल्चर सरप्लस है वो और बढ़ेगा, बढ़ गया। अब वैदिक उत्तर काल में आते आते लगभग 500-600 BC के आसपास, 600 आते आते क्या होगा, फिर पंचमार्ग जो मुद्रा आप पढ़ते हैं इतिहास में, पंचमार्ग मुद्रा उसका आविष्कार होगा, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि भाई ये ऋग्वैदिक में जन थे कई सारे, उत्तर वैदिक में ये कई सारे जन मिलकर महाजनपद बन जाएंगे, महाजनपद हो गया आपके उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर भारत में लगभग फिर ये 16 महाजनपद होंगे, ये हमने देखा। इन महाजनपद में क्या सबसे जो प्रतापी जो मगध महाजनपद था वो होगा, वो फिर जीतेगा, बाकी सभी को जीतेगा। और महाजनपद से फिर क्या होगा, मगध साम्राज्य का निर्माण करेगा। तो जनपद महाजनपद, महाजनपद से मगध जनपद आएगा, वो सभी जनपदों को जीत लेगा और मगध साम्राज्य का स्थापना करेगा। अब आगे देखते हैं। तो मगध पे आ गए हम, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब मगध साम्राज्य आएगा, इसमें कई सारे वंश होंगे, ठीक है। इन्हीं वंश में एक इम्पॉर्टेंट आएगा नंद वंश। इसका जो अंतिम शासक होगा, अंतिम राजा, उसका नाम क्या था, घनानंद, ठीक है, घनानंद। इसको हराएगा कौन, चंद्रगुप्त, चाणक्य की सहायता से, और रखेगा, मौर्य वंश की स्थापना होगी। मौर्य वंश के समय क्या होगा, जो मौर्य राजाओं के अधीन, मौर्य राजाओं के अधीन भारत का केंद्रीयकरण होगा, भारत का केंद्रीयकरण होगा। फिर मौर्य उत्तर में फिर भारत का विकेंद्रीकरण होगा, अलग अलग टुकड़ों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। और जब छोटे छोटे भागों में विभाजित होगा, इसी के साथ में कुछ विदेशी आक्रमण इस टाइम हम देखेंगे मौर्य काल में। कौन से, इंडो हो गए, ग्रीक हो गए, और शक हो गए, पार्थियन, कुषाण, ये सब हम देखेंगे। फिर आगे चलकर क्या होगा, गुप्त शासक आएंगे, गुप्त शासक आएंगे तो फिर से केंद्रीकरण होगा, फिर से केंद्रीकरण होगा। फिर गुप्तोत्तर काल आएगा, गुप्तोत्तर काल में फिर से विकेंद्रीकरण होगा। अब आगे चलकर तुर्क वगैरह दिल्ली सल्तनत, उसको देखेंगे हम, तुर्क दिल्ली सल्तनत, ये थोड़ा बहुत केंद्रीकरण करेंगे, किंतु इसी के टाइम पे मंगोल वगैरह
तुर्क आक्रमण को देखने को मिलता है हमें, ठीक है, तुर्क नहीं, तैमूरलंग, सॉरी, तैमूरलंग वगैरह का आक्रमण में देखने को मिलता है। अब इनके अंतिम समय होगा क्या, विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण के इसी दौर में कौन आ जाएगा, बाबर आ जाएगा। बाबर, फिर मुगल टाइम आएगा, मुगलों के समय क्या होगा, केंद्रीकरण होगा, ठीक है। उत्तर मुगल काल जाते जाते, उत्तर मुगल जाते जाते क्या होगा, शाह अब्दाली जैसे भारी आक्रमण होगा इनके टाइम पे, फिर से विकेंद्रीकरण हो गया भाई साहब। अब फिर आएंगे अंग्रेज, वो करेंगे केंद्रीकरण थोड़ा बहुत, लेकिन अंग्रेजों के जाते टाइम, जाते जाते भारत का बहुत सारा विभाजन करके जाएंगे, भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। साथ ही लगभग 563 रियासतों में विभाजित हो जाएगा भारत, यानी कि फिर से विकेंद्रीकरण हो गया है। और तब क्या होगा कि सरदार पटेल जी की भूमिका में भारत का फिर से केंद्रीकरण हो जाएगा, भारत का क्या होगा, एक केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी एक कपि मानव से यहाँ तक कैसे विकास हो रहा है, तो इतिहास एक तरह से लिंक्ड है चीज़ों का। कहाँ हमने एक कपि मानव को देखा और कैसे कैसे ये इतिहास वहाँ से लेके हमने 1947 तक हम पहुँच गए, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसलिए मैं आपको चीज़ों को समझा रहा था, ठीक है। तो अब हम बात टॉपिक पे आते हैं अपना, इसे मैं मिटा देता हूँ पहले, इसके बाद, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे ये था कि मैं आपको बता रहा था कि नवपाषाण काल के अंत तक आते आते क्या होता है, धातु की खोज होती है। मनुष्य के साथ साथ सॉरी मनुष्य क्या करता है, जो पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करता है, ठीक है। फिर एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास होता है, और इससे संबंधित जो लोग थे उन्हें हमने ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग कहा, ठीक है। और इसी संस्कृति को हमें फिर देखना है कि, और जब ये संस्कृति भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति के विकास को हमें देखना है फिर, ठीक है। तो भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विकास है, जो बस्तियां में देखने को मिलती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देने को मिलती हैं, वो 3 जगहों से हैं। एक तो आपका जो राजस्थान से है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान में भी आपका ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, ठीक है। तो पहला ये सब देख लेते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी कि यहाँ के लोग तांबा प्लस पत्थर का उपयोग करते थे साथ साथ, और साथ में ये ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति थी। तो ये 2 चीज़ आपको जानते रहनी है। अब भारत में वितरण देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान हमने देखा, तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हमने पहले मैप में भी देखा। तो यहाँ पे बनास घाट, मतलब बनास नदी है, तो उसी में जो बनास घाटी में ये इसके जो स्थल है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी आधार पे इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी घाटी में एक महत्वपूर्ण जो एक जगह हुआ, वो था इसका आहार स्थल था एक। तो उस आहार स्थल के नाम पे भी इसे आहार संस्कृति भी बोलते हैं। तो वैसे तो जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान में जो बनास घाटी में जो ये बनास संस्कृति है, इस बनास संस्कृति में बहुत सारे आपके स्थल मिलेंगे, लेकिन नाम उसी एक पे रखा जाएगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उन सभी जगहों में से। तो एक तो बनास संस्कृति बनास के नाम पे रखा गया, बनास नदी के नाम पे, और आहार स्थल के नाम पे रखा गया आहार संस्कृति, ठीक है। फिर हम आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहाँ, नर्मदा घाटी में। तो नर्मदा घाटी में एक मालवा क्षेत्र है एक, ठीक है, ठीक है। तो वो मालवा जो पूरा क्षेत्र है, तो उस संस्कृति को हमने कहा मालवा क्षेत्र के नाम पे, क्योंकि वो स्थल मालवा क्षेत्र में ही पाए गए थे, हमने कहा उसे मालवा संस्कृति, ठीक है। तो मालवा संस्कृति क्यों कही, एक तो भाई यहाँ भी बहुत सारे जो साइट्स हैं वो मिले हैं, लेकिन जो मालवा है वो रिप्रेजेंटेटिव साइट्स है या प्रतिनिधि स्थल है, ठीक है। वहाँ से विशेष साक्ष्य मिलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। और मैं आपको जो बेसिकली बताऊँ, जो मालवा का जो मृद भांड था जी, तो मृद भांड वो इन सारी जो संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट था। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो मृद भांड को बनाने का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो अमीर लोग रहते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मृदभांड मालवा का, ठीक है, मृदभांड मालवा का, तो इसका मतलब है अमीरों से,
यानी यहाँ के लोग अमीर हुआ करते थे, धनवान हुआ करते थे, ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे तो जो मृदभांड होते हैं नॉर्मली दो, इनका जो उपयोग होता है दो चीज़ों में होता है, ठीक है। एक तो भाई स्टोर करने के लिए, कुछ चीज़ों को रखने के लिए, पॉटरी के उसमें, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे डेकोरेशन, डेकोरेटिव, ठीक है। तो अब गरीब आदमी के घर में देखेंगे तो उसमें कुछ सामान रख दिया, पानी भर दिया, गेहूँ चावल रख दिए, ठीक है। और अमीर आदमी के घर पे ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ डेकोरेशन के रूप में रखा जाएगा। तो जो ये मृदभांड है ये उत्कृष्ट लेवल के हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये डेकोरेटिव रहे होंगे, यानी कि जो मालवा के लोग थे वो धनवान रहे होंगे भाई साहब, ठीक है। तो जो मालवा संस्कृति का मृदभांड है वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, तो उसे आपको जानते रहना है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है। और इसे हम कहते हैं जौरवे संस्कृति, ठीक है। ये पश्चिमी महाराष्ट्र में है। ताप्ती जो नदी है यहाँ पे, वहाँ देखने को मिलते हैं स्थल, इसलिए ताप्ती घाटी में इसके स्थलों को देखने को मिलता है। तो इसकी जो ताप्ती घाटी में जो प्रमुख नदियाँ हैं, परवरा वगैरह आदि, तो वो सब, तो जो दायमाबाद आपने जो स्थान पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके कई तरह के साक्ष्य आपको दिखाई देंगे। तो जो परवरा हो गया, जो गोदावरी की बेसिकली सहायक नदी है, गोदावरी, परवरा, जो ताप्ती वगैरह नदियाँ हैं, तो जितने भी जो ये स्थल हैं आपको इन्हीं नदी घाटियों में देखने को मिलते हैं। तो पूरा जो पश्चिमी महाराष्ट्र में इसको जौरवे संस्कृति कहते हैं, क्योंकि जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं वो उनमें जो महत्वपूर्ण था वो जौरवे वाला स्थान था। तो इसी के जो प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि स्थल के रूप में इसका नाम पे रखा गया है जौरवे संस्कृति, ठीक है। तो हम जौरवे संस्कृति इसे कहते हैं। तो इन सब भारत की जो ताम्रपाषाण संस्कृतियों में ये सबसे बड़ी कौन है, ये जौरवे वाली है, और ये सबसे बाद की भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ उत्खनन का कार्य सर्वाधिक हुआ है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो एक का कारण ये रह सकता है कि भाई यहाँ ज़्यादा खुदाई वगैरह हुई तो भारी मात्रा में ज़्यादा विस्तार इसी का मिला है। तो इस एक रीज़न ये भी रहा है कि इसे सबसे बड़ी होने का जो रीज़न एक है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। तो मैं बताना यही चाह रहा था कि इन सभी भारत की जो ताम्रपाषाण संस्कृतियों में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो जौरवी संस्कृति सबसे बाद की है, सबसे बड़ी है। क्यों है, खुदाई के कारण ज़्यादा उत्खनन यहाँ ज़्यादा हुआ है इसीलिए। तो ये एक सामान्य सा परिचय दिया मैंने कि जो भारत में ताम्रपाषाण की संस्कृतियाँ हैं वो मुख्यतः तीन जगह से प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हम देखते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं बनास नदी के नाम पे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम मालवा के स्थान जगह के नाम पे मालवा संस्कृति कहते हैं सबसे उत्कृष्ट। और अंतिम है सबसे लेटेस्ट या सबसे बाद की, तो महाराष्ट्र में है जौरवी संस्कृति सबसे बड़ी। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। इसमें एक जनरल आपने इंट्रो या एक लिंक आपने देख लिया, थोड़ा सा लिंक मैंने भी इसका बता दिया था। वो बताने का रीज़न मेरा ये था कि आप चीज़ों को थोड़ा सा लिंक करके दिमाग में बैठा सकें, और आप में दिमाग में जो आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रहेगी, चीज़ें ऐसे इवॉल्व हो रही है, यही था। तो अगली क्लास में मैं इससे आगे का लिंकेज बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे चीज़ें फिर आगे बढ़ती है, इनकी विशेषताएं और इनसे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, और फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है वो फिर तुरंत इसके बाद शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि क्लास आपको कैसे लग रही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमी क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, वो सब भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।